Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing data handling of class 7 chapter number 3rd. तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 के डाटा हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट. डाटा हैंडलिंग. In data handling, the first topic is bar graph, double bar graph. Let us see. Double bar graph are an effective tool to compare the value of two quantities for the same observation. ठीक है, तो जब कभी भी टू वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटी को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, डबल बार ग्राफ का जो है यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द मार्क्स obtained by 5 students of a class in two tests. ठीक है, तो एक क्लास के अंदर दो टेस्ट जो है लिए गए, तो उनमें से 5 स्टूडेंट्स का क्या करना है, डाटा कंसीडर करना है. लेट्स सी. यूजिंग ए बार ग्राफ, यूजिंग ए डबल बार ग्राफ, वी कैन एनालिसिस विच वीक स्टूडेंट हैड बेटर मार्क्स. ठीक है, डबल बार ग्राफ. ठीक है, तो बार ग्राफ की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस वीक स्टूडेंट ने जो है बेटर मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं या फिर बेटर मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं. ठीक है, लेट्स सी. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. मार्क्स दे रखे हैं. पाउल पाउल के जो मार्क्स हैं, फर्स्ट जो एग्जाम लिया गया उसमें मार्क्स आए 25 और सेकंड जो टेस्ट लिया गया उसमें मार्क्स आए 50 अबव, यानी अराउंड 75. इट मीन्स पाउल जो है उसने क्या किया, पाउल ने फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स आए थे उसके 25 के अबव, और सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स आए वो आए 70 के अराउंड. ठीक है, तो इट मीन्स उसके मार्क्स क्या हो गए, पहले से बेटर हो गए. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी डबल बार ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, इजी वे से कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं भी टू टाइप ऑफ द क्वांटिटीज को. ठीक है, टू सेम टाइप ऑफ द क्वांटिटीज को. जैसे कि जेम्स के दे रखा है कि जेम्स ने फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो किए 75 और सेकंड में किए बिलो 50. ठीक है, तो इट मींस फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें मार्क्स उसके अच्छे थे और सेकंड में उसने क्या किया, मार्क्स उसके आए बिलो 50. ठीक है, तो क्या हो गया, सेकंड टेस्ट में उसके मार्क्स क्या हो गए, कम आए. ठीक है, सेम एज टॉम का हम कंपेयर कर सकते हैं. टॉम के फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें मार्क्स थे 50 अबो यानी 55 के राउंड, और सेकंड टेस्ट में जो मार्क्स थे वो है 52 के राउंड. ठीक है, तो इट मींस जो टॉम के पहले टेस्ट में ज्यादा थे और दूसरे टेस्ट में क्या है, कम मार्क्स जो है कम आए. सेम जो के फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स थे वो थे बिटवीन 25 और 50, और सेकंड जो टेस्ट है उसमें मार्क्स आए उसके अबव 75. ठीक है, तो इसने क्या किया, इंप्रूव हुआ उसका टेस्ट में. सेम तरीके से जो कैप. ठीक है, तो इट मींस टू सेम क्वांटिटीज को कभी भी कंपेयर करना हो तो उसके लिए क्या ठीक रहता है, डबल बार ग्राफ ठीक रहता है. ठीक है, लेट अस सी. यू हैव सीन what the bar graph of your expenses of the first week look like. Say that, say you continue this habit of tracking where you spend the money of the same more times. You find that your week 2 expenses are slightly different from the first week. The detail of the second week expenses are. ठीक है, तो कह रहे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, टू सेम काइंड ऑफ वीक को क्या करना है, कंपेयर करना है कि फर्स्ट वीक में जो कितना पैसा जो हमने खर्च किया और सेकंड वीक में कितना पैसा खर्च किया गया. ठीक है, सेम इन फर्स्ट वीक 25 रुपीज
जो एक्सपेंसेस हुए अपने किस में हुए, चॉकलेट में 20 रुपीज, बेरगेजेस और फूड के लिए 40 रुपीज एंड मिसलेनियस के लिए 50 रुपीज। ठीक है, तो इट मीन्स, और वीक सेकंड में चॉकलेट के लिए 20, 35, 40 एंड 5, सिंस दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो सभी सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, दे कैन बी चार्टेड ऑन द सेम बार ग्राफ, तो इनका बार ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिमेंबर दैट the same scale apply to all data in the graph instead of charting them individually। ठीक है, तो कह रहे हैं इनको दोबारा से इंडिविजुअली चार्टेड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही ग्राफ पे, एक ही स्केल ग्राफ पे इनको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल बार ग्राफ। ठीक है, यू कैन प्लेस सिमिलरली ग्रुप्स next to each other to compare the changes over a large time span on a or over a large range of data। ठीक है, now plotting this together we are better possessed to see difference between the weekly expenditure। ठीक है, यानी फर्स्ट वीक में जो चॉकलेट के लिए जो मनी है वो खर्च की गई, वो की गई 25 रुपीज, एंड द सेकेंड वीक के लिए जो मनी है वो कितनी खर्च की गई, 20 रुपीज। ठीक है, सेम फर्स्ट वीक में बैरगेजेस के लिए जो मनी स्पेंड वो हुई 20 रुपीज, एंड सेकेंड वीक के लिए जो मनी स्पेंड की गई वो 35 रुपीज। एंड फूड के लिए फर्स्ट वीक में मनी स्पेंड हुई 40 रुपीज, एंड सेकेंड वीक में भी जो मनी स्पेंड हुई वो 40 रुपीज। सेम मिसलेनियस के लिए जो फर्स्ट वीक में मनी स्पेंड होती है वो 15 रुपीज, एंड सेकेंड वीक में 5 रुपीज। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ की हेल्प से ये सभी चीजें नोटिस करना क्या होगी, इजी हो गया। जिस तरीके से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट वीक में चॉकलेट के लिए 25 रुपीज स्पेंड किए गए, तो सेकंड वीक में 20, यानी 5 रुपीज क्या है, कम स्पेंड किए गए हैं सेकंड वीक में। सेम एज बेरगेजेस के लिए फर्स्ट वीक में 20 रुपीज को स्पेंड किया गया था, और सेकंड वीक के लिए 35 रुपीज। इट मीन्स सेकंड वीक जो है उसमें 15 रुपीज ज्यादा स्पेंड किए गए बेरगेजेस के लिए। सेम इन नेक्स्ट इन फूड के लिए फर्स्ट वीक में भी 40 रुपीज को स्पेंड किया गया था, और सेकंड वीक में भी 40 रुपीज को जो है स्पेंड किया गया था। इट मीन सेम जो है मनी स्पेंड की गई है फर्स्ट वीक में भी और सेकंड वीक में भी फॉर फूड के लिए। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन आल्सो हेल्प ऑन कंट्रोलिंग एंड द एक्सपेंडिचर बिकॉज यू नाउ नो दैट व्हाट यू आर स्पेंडिंग द मोस्ट ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से बार ग्राफ बनाने पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ज्यादा पैसा जो है कहाँ स्पेंड किया गया। जैसे कि इधर दे रखा फूड पे जो है ज्यादा पैसा हर वीक जो है स्पेंड होता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेजेस। लेट अस सी व्हाट इज एवरेजेस। द एवरेजेस इज डिफाइंड as the mean value which is equal to the ratio of the sum of the number of a given set of value to the total number of the value present in the set। ठीक है, तो एवरेज जो है रेशियो है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन सेट, जितने भी सेट दिए गए उन सभी नंबर्स का सम, टू द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो रेशियो सम ऑफ द नंबर्स के बीच में और टोटल नंबर्स के बीच में जो रेशियो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं या फिर मीन बोलते हैं। ठीक है, द एवरेज फॉर्मूला हैज मैनी एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में जो है एवरेज फॉर्मूले का हम ज्यादातर यूज करते हैं। सपोज if we have to find the average age of the man and the woman। ठीक है, तो ये जब कभी भी हमको मैन और वुमेन की एवरेज जो है हाइट या फिर एवरेज एज निकालनी होती है, तो क्या करते हैं,
देन वी कैलकुलेट इट बाय एडिंग। तो सभी एज को या फिर सभी हाइट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंबल द एवरेज इज बेसिकली द मीन ऑफ द वैल्यूज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट अस सी द नेक्स्ट एवरेज फॉर्मूला इन मैथ्स। The formula to find the average of the given number or value is very easy. We just have to add all numbers and divide the result the number of the value given. ठीक है, तो जब कभी भी एवरेज हमको फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ द वैल्यूज, सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज कितनी है, तो क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर n तक हैं। ठीक है, देन एवरेज होगा सम ऑफ दी ऑल वैल्यूज 1 to n एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज दैट इज n। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की या फिर किसी भी डाटा की एवरेज निकाल सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट इज कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज सम द नंबर, सभी नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड सेकंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन इन द डाटा शीट। ठीक है, तो सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर्स है। देन एवरेज कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ द वैल्यूज को नंबर ऑफ द वैल्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। Let us see. The next point is arithmetic mean and range. The average or arithmetic mean or mean of the given data is defined as sum of the all observation by mean number of the observation। ठीक है, तो मीन या फिर एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम और डिवाइड बाय में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। एग्जाम्पल दे रखा है इधर, एज ऑफ द 10th टीचर इन ग्रेड 7। तो 10 टीचर की एज दे रखी है, फर्स्ट की 25, 43, 34, 55, 40। ठीक है, तो मीन निकालेंगे तो सम करेंगे सभी 10 डाटा का, सब सम ऑफ दी ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। देन रेंज इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज हाईएस्ट जो एज है वो क्या दे रखी है, 60, और लोवेस्ट जो एज है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को, दैट इज 25, एंड 60 minus 25 that is 35। it means range of the 10 teachers is 35। ठीक है, तो इस तरीके से मीन और रेंज किसी भी डाटा का इजी वे से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज मीडियन। लेट अस सी median, when a given data is arranged in ascending order and the middlemost observation is called median of the data। यानी जब कभी भी
किसी डाटा को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, देन जो मिडिल टर्म होगी उस डाटा की यानी उस ऑर्डर की, हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई डाटा दिया गया है तो उसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अरेंज करने के बाद जो मिडल मोस्ट टर्म होगी हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इधर, मार्क्स स्कोर्ड बाय 7 स्टूडेंट इन क्लास आर। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो वैल्यू दे रखी है 21, 32, 18, 93, 21, 36 एंड 50। तो जब कभी मीडियन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन इस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आ गया 18, 21, 20, 21, 32, 36, 50 एंड 93। देन मिडल टर्म फाइंड आउट करना है, तो 3 सेड और 3 सेड, तो मिडल टर्म क्या आ गई 32। क्या आ गई मिडल टर्म इज 32। इट मींस जो मीडियन होगा वो क्या होगा 32। Let us see. The next point is mode. The mode of a set of observation is the observation that occur most. ठीक है, तो गिवन जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उस सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन में जो रिपीट ज्यादा हो या फिर जो मोस्ट अक्कर हो, यानी जो ज्यादा टाइम्स, जितने ज्यादा टाइम्स बार कोई चीज रिपीट होगी किसी भी डाटा में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इधर, सेट ऑफ द नंबर्स दे रखा है इधर 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 4। देन अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन अरेंज करने के बाद जो 2 है वो क्या है, सबसे ज्यादा टाइम्स दे रखा है। 2 जो है 4 टाइम्स दे रखा है, 3 को 1 को 3 टाइम्स दे रखा है और 4 को 2 टाइम्स। इट मीन्स जो 2 है वो सबसे ज्यादा टाइम्स दे रखा है, तो इट मीन्स जो मोड होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। ठीक है, जो ज्यादा बार रिपीट हो वो क्या होगा, मोड होगा। और हर एक डाटा के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही मोड हो, ए डाटा कैन हैव मोर देन वन मोड, तो एक से ज्यादा मोड भी क्या हो सकते हैं किसी डाटा के अंदर हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। Probability is the measure or the chance of occur of the particular event। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने या फिर ना होने की जो संभावना होती है या फिर जो चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विच डू नॉट हैव ए फिक्स रिजल्ट, वो रिजल्ट या फिर वो एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट क्या हो, फिक्स ना हो, तो हम उसको बोलेंगे उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन टॉस करने पर जरूरी नहीं कि हेड आए और जरूरी नहीं कि टेल आए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इट मीन्स जो उसका रिजल्ट है वो क्या है, फिक्स नहीं है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड द नेक्स्ट इज number of outcomes or sample space, the set of the all possible outcomes to occur in any experiment is called the sample space। ठीक है, यानी अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है या फिर कोई भी इवेंट है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ दी अगर आउटकम्स की हम बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, उसको सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल, जैसे कि हम डाइस को फेंकते हैं, तो डाइस को फेंकने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक ही वैल्यू आएंगी, ना तो 1 से कम आएगी ना 6 से ज्यादा आएगी। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ ये वैल्यू आएंगी, तो हम इनको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। नेक्स्ट देखेंगे,
Next is favorable outcome. It is the one of the most result of an experiment. ठीक है, यानी जिस जिस इवेंट में, वो इवेंट जिसके अंदर किसी रिजल्ट की आने की संभावना ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज in an experiment of tossing a coin getting a head, then the favorable outcomes is head. In an experiment of rolling a die getting a even number, then the favorable outcomes is 2 4 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट, तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है तो होगी नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स. ठीक है. एग्जांपल देखेंगे इधर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाई इज रोल. करेक्ट, डाई को रोल किया गया, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जो नंबर फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. इट मीन जो नंबर गेट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6. एंड द फेवरेबल आउटकम्स इज गिवन. तो फेवरेबल आउटकम्स अगर दे रखा है इवन नंबर, इट मींस इवन नंबर 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 एंड total number of the outcomes that is 6, then the probability is 1/2. ठीक है. तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट की, तो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स और बाय में टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स से प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल. लार्ज नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन ए बार ग्राफ. ठीक है. तो कोई भी लार्ज नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बार पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है. तो उस लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहा रिप्रेजेंट करेंगे, स्केल पे. तो स्केल को क्या करेंगे, सो द स्केलिंग फैक्टर इज यूज टू रिड्यूस और स्केल डाउन लार्ज नंबर. ठीक है. यानी जो स्केलिंग फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, कम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को ज्यादा कर सकते हैं, ताकि कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकें, बार ग्राफ पे इजी वे से सोल्व कर सकें. लेट अस सी. अगर इधर पॉपुलेशन जो है 60 के आसपास, 600 के आसपास है. ठीक है. तो अगर 600 के आसपास अगर पॉपुलेशन है, तो हम 1 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, क्योंकि वो बार ग्राफ बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो इस अगर ज्यादा अगर लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन दे रखी है, फिर लार्ज नंबर ऑफ द डाटा दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल गैप को इंक्रीज करेंगे. यानी वन स्केल जो है इधर 0 से 200 तक, इट मींस जो वन स्केल हो किसके इक्वल दे रखा है, 200 पीपल्स के, 200 पीपल के. ठीक है. तो किसी भी लार्ज वैल्यू को बार ग्राफ पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्केल को इंक्रीज कर देंगे. It means the scale on the y-axis is one unit, that is 200 people. ठीक है. And the next is introduction data. Data are individually pieces of information about a particular system. They can be in the form of figure or a number. ठीक है. जो डाटा है वो इंडिविजुअली पीस हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, और इंफॉर्मेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिगर, तो फिगर की फॉर्म में भी हो सकता है और नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड
and represent graphically so that it become easy to understand and interpret। ठीक है, तो डाटा को इस तरीके से अरेंज करना या ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, ताकि उसको क्या किया जाए, समझना बहुत ही आसान हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एंड द नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ एंड द बार ग्राफ। ठीक है, तो किसी भी डाटा को इजी वे से समझने के लिए हम पिक्टोग्राफ या फिर बार ग्राफ का जो यूज करते हैं। एंड ए पिक्टोग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। किसी भी डाटा को पिक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज होता है हम उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, जैसे कि दे रखा है नंबर ऑफ द स्ट्रॉबेरीज विद ईच ट्रेंड। ठीक है, वन स्ट्रॉबेरीज, वन वन जो की है वो रिप्रेजेंट कर रही है टू स्ट्रॉबेरीज को। ठीक है, तो जब कभी भी किसी डाटा को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उस डाटा को हम, उस ग्राफ को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, यानी किसी भी ग्राफिकल मेथड को, ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करना वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली, तो हम उसको बोलते हैं बार ग्राफ। बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके क्या बनाया जाता है, बार डायग्राम्स या फिर बार ग्राफ बनाया जाता है। इट मीन जो हॉरिजेंटल रे होगी हम उसको बोलेंगे वाई एक्सिस एंड द वर्टिकली रे को बोलेंगे वाई एक्सिस और हॉरिजेंटली रे को एक्स एक्सिस। ठीक है, ए बार ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोरियल किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना पिक्चर की हेल्प से, उसको बोलते हैं पिक्टोरियल ग्राफ। एंड किसी भी डाटा को यूनिफॉर्मली जो है शो करना विदाउट द पिक्चर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, तो हम उसको बोलते हैं बार ग्राफ। प्रॉपर्टी ऑफ द बार ग्राफ इज द विड्थ ऑफ द ईच बार और ए कॉलम मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो हर एक बार और हर एक कॉलम की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बार ग्राफ के अंदर। एंड द सेकंड इज द बेस ऑफ द बार ग्राफ इज कॉमन इन द बार ग्राफ। ठीक है, तो हर एक जो हर एक जो बार्स है उसका क्या होना चाहिए, बेसिस सभी का कॉमन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट द डाटा इन द बार ग्राफ। जो हाइट होती है किसी भी बार्स की वो रिप्रेजेंट करेगी उसके डाटा को। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।